हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। एपरेंट डेप्थ के लिए भी फार्मूला निकाले थे, एपरेंट शिफ्ट के लिए भी फार्मूला निकाले थे, और एपरेंट डेप्थ के लिए भी फार्मूला निकाले थे, एपरेंट शिफ्ट के लिए भी फार्मूला निकाले थे, और रियल डेप्थ के लिए कोई फार्मूला नहीं था। रियल डेप्थ होता है जो एक्चुअल में होता है मोटाई, थिकनेस ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसको रियल डेप्थ कहते हैं। जब एक मीडियम में ऑब्जर्वर रहता है देखने वाला और दूसरे मीडियम में ऑब्जेक्ट रहता है, तो वह ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है या थोड़ा नीचे, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। कल हम लोग ऊपर उठा हुआ पर चर्चा किया था। जब रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर रहता है, देखने वाला रेयर मीडियम में होता है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, तब इमेज थोड़ा थोड़ा सा ऊपर दिखता है उठा हुआ। वो जो ऊपर थोड़ा सा दिखता है उठा हुआ, और उसका पोजीशंस जो होता है ना, जहाँ ऑब्जेक्ट है ठीक उसके ऊपर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा हॉरिजेंटली यानी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ दिखाई देता है। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, उल्टा बात बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तो इमेज जो है उसका उठा नहीं, थोड़ा और नीचे दिखाई देगा और दूर दिखाई देता है, और थोड़ा सा हॉरिजेंटली शिफ्ट भी होता है वो। तो ये सब बातें माइन्यूट लेवल की बातें हैं, गहराई की बात है, इसको भी हम लोग सीख लेंगे। चलिए दिखाते हैं। कल जो पढ़े थे हम लोग कुछ इस तरह का था। ये डेंसर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था। ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखे थे। ये जो पूरा इसका मोटाई होता है, इसको टी से दिखाए थे, उसको रियल डेप्थ कहे थे। क्या कहे थे उसको? रियल डेप्थ कहे थे। ये ऑब्जेक्ट ओ है और इसका इमेज बना था, मान के चलो यहाँ पर। तो यहाँ से जो ये जहाँ पर इमेज तुमको दिखा, आभास हुआ, इसको एपरेंट डेप्थ कहे थे। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, क्या है इसका? म्यू है। तो एपरेंट डेप्थ निकालने का फार्मूला सीखे थे T/μ। क्या सीखे थे? T/μ। अगर ऊपर एयर मीडियम है तो म्यू मान लो, नहीं तो अगर कोई डेंसर मीडियम होगा तो रिलेटिव, या एयर के अलावा और कोई मीडियम होगा तो यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा। तो चलिए, तो ये एपरेंट डेप्थ था, और ये जो था इसको एपरेंट शिफ्ट कहे थे, एस से दिखाए थे इसको। ये सब बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में है, कहाँ पर है? रेयर मीडियम से कोई देख रहा है इसको, तो इमेज जो होगा, एक्चुअल जो डेप्थ है यानी रियल डेप्थ जो है, उससे थोड़ा उठा हुआ आएगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ये हॉरिजेंटली भी शिफ्ट करेगा, और यहाँ पर साइज अगर बड़ा है तो यहाँ पर साइज भी छोटा होगा। ध्यान से देखिए, अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो इमेज जो बनता है, जो देखता है, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। एक्चुअल में जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहना चाहिए वहाँ नहीं, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। ये एपरेंट शिफ्ट है। ये तो वर्टिकली भी शिफ्ट करता है, साथ ही साथ हॉरिजेंटली भी शिफ्ट करता है। हॉरिजेंटली शिफ्ट का फार्मूला नहीं बताए, उसका जरूरी नहीं है तुम लोग को। तो कहने का मेरा मतलब ये वर्टिकली भी शिफ्ट करेगा
और हॉरिजेंटली भी शिफ्ट करेगा, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है ठीक उसके ऊपर इमेज नहीं बनता है, उससे स्लाइटली हॉरिजेंटली डिस्प्लेस रहता है। ठीक है, जितना बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का उतना साइज का ऑब्जेक्ट का इमेज उतने बड़ा बनेगा, यह जरूरी नहीं है, ये उससे छोटा बनेगा। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस टी को रियल डेप्थ कहे थे, इसको एपरेंट डेप्थ कहे थे, इसको एपरेंट शिफ्ट कहे थे। अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है तो रियल डेप्थ में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे डिवाइड कर देने पर हमको निकल जाता था। अगर एपरेंट शिफ्ट निकालना है, एस अगर निकालना होता था तो उसके लिए फार्मूला सीखे थे, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कहने का मेरा मतलब रियल के लिए तो कुछ निकालना नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है इसका। एक्चुअल जो थिकनेस है ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो एक्चुअल थिकनेस है उसको रियल डेप्थ कहे थे, जिसको टी से दिखाए थे। और इमेज, चूंकि ऑब्जेक्ट का जहाँ इमेज बनता था, जो आभास होता था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये नहीं दिखता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा तुमको, तो ये जो है ये आभासी गहराई का लाया था एपरेंट डेप्थ। ठीक है, जितना शिफ्ट किया उसको एपरेंट शिफ्ट कहे थे। ये सब बात हम लोग पढ़ लिए थे। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला था रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला था रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये सब बातें का स्टडी हम लोग कर लिए थे। यानी जब ये मान के चलो पानी है डेंसर मीडियम और ये हवा है, यानी हवा से जब पानी में देखोगे मछली रहेगा यहाँ तो तुम्हें दिखेगा यहाँ। ध्यान से देखना, हवा से तुम पानी में देखोगे, पानी में मछली है सपोज डेट कोई ऑब्जेक्ट, तो वह मछली यहाँ पर एक्चुअल में नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा? यहाँ। और तुम क्या करोगे, इसी जगह भाला फेंकोगे, मछली को पकड़ने के लिए या हाथ लगाओगे तो मछली भाग जाएगा। इसीलिए सभी लोग को अनुभव नहीं होता है मछली पकड़ने का। मछुआरा मछली को तुरंत कैच करता है, सभी मछली नहीं पकड़ पाता। एक्चुअल में मछली का पोजीशन जहाँ पर होता है पानी में वो दिखता तुम्हें नहीं है, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। एपरेंट शिफ्ट यानी उसका एपरेंट यानी आभासी गहराई तुम्हें पता रहता है उसका कितने यहीं पर है, काहे कि वो थोड़ा एपरेंट शिफ्ट हो जाता है, नहीं आभासी विस्थापित हो जाता है। और तुम अगर सीधा भी मारोगे यहाँ पर तो इस जगह लगेगा, इसको नहीं लग सकता है। वजह ये है कि ये थोड़ा हॉरिजेंटली भी शिफ्ट करता है, इसलिए सभी लोग मछली नहीं पकड़ पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग सीख लिया, जहाँ पर मछली है या पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे साबुन ही तालाब में नहाते हैं, अच्छा पानी है ट्रांसपेरेंट मीडियम में बिल्कुल अगर दिख रहा है तुमको, तो साबुन गिरता है तो तुम साबुन को पकड़ नहीं पाते हो। जहाँ साबुन रहता है वहाँ तुम्हें दिखता नहीं है, उससे थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है और थोड़ा सा हॉरिजेंटली शिफ्ट होता हुआ भी दिखाई देता है, इसीलिए तुम पकड़ नहीं पाते हो। तुम हमेशा मछली का अगर यहाँ पर हो संजोग से अगर सोचोगे और नीचे कर दोगे हाथ, अगर यहाँ सट भी जाए तो मछली के पूंछ पे आकर तुम्हारा हाथ टच होगा, मछली आसानी से भाग जाएगा, इसीलिए पकड़ नहीं पाते हम लोग। और जहाँ एक्चुअल में मछली रहता है उससे थोड़ा ऊपर भी दिखाई देता है और थोड़ा जो इसका पोजीशंस है इससे थोड़ा हॉरिजेंटली शिफ्ट करता हुआ भी दिखाई देता है। नहीं, अब बात ऐसा भी आता है सर ठीक है हम हवा में है मतलब रेयर में है ऑब्जर्वर और डेंसर में है ऑब्जेक्ट, तो ये सब बातें होती है। अगर ऑब्जेक्ट ही रेयर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में, यानी तुम पानी में हो और ऑब्जेक्ट ऊपर में है, चलो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। नीचे पानी है ऊपर शीशा रख दो,
अब शीशा रख दिए, शीशा तो डेंसर मीडियम हो गया, शीशा तो डेंसर मीडियम हो गया, उसके रिस्पेक्ट में पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो रेयर मीडियम हो गया। इस स्थिति में जब देखोगे तो इमेज ऊपर शिफ्ट नहीं करता है, वो नीचे शिफ्ट करता है। यानी कहने का मेरा मतलब इस स्थिति में आभासी गहराई जो है रियल गहराई से भी ज़्यादा हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, डेंसर मीडियम में, सॉरी एब्जॉर्बर डेंसर में रहेगा और ऑब्जेक्ट रेयर में रहेगा, उस समय आभासी गहराई तुम्हें ज़्यादा नजर आएगा। लगेगा बहुत गड्ढा है लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं होगा। कोई दिक्कत? और इसमें भी हॉरिजॉन्टली जैसे यहाँ है तो यहीं पर बनेगा इमेज, नहीं थोड़ा शिफ्ट करेगा। और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बातें हैं। तो चलिए लिखिए, नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, ये सब बातें याद रखना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स को ही ये सब नॉलेज होता है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है, नीट सब में, आईटी सब में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, जेई में। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हुआ एक तरह से। नोट पॉइंट डाला, पहला नंबर करा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डेंसर मीडियम and observer is in rare medium, and observer कहाँ है, रेयर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक, देखने वाला। when object is placed in denser medium and observer is in rare medium, then A number, position of object is greater than, position of object is greater than position of image, position of image। दूसरा बी नंबर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। सी नंबर, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज शिफ्ट, विस्थापित होता है हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली यानी पोजीशन ऑफ इमेज शिफ्ट हॉरिजेंटली। हिंदी लिखिए, जब वस्तु संघन माध्यम में होती है तथा प्रेक्षक विरल माध्यम में होती है, विरल माध्यम में होती है, तो पहला नंबर वस्तु की स्थिति इमेज की स्थिति से, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति से अधिक होता है। अर्थात प्रतिबिंब ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बी नंबर, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार
प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होता है, यानी वस्तु बड़ा प्रतिबिंब छोटा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होता है। सी नंबर। प्रतिबिंब की स्थिति क्षैतिज रूप से विस्थापित होती है। प्रतिबिंब की स्थिति क्षैतिज रूप से विस्थापित होती है। इंग्लिश वाला खुद से लिख लो, पढ़ेंगे नहीं इसको, या पढ़ देते हैं एक बार। When object is placed in rare medium and observer is in denser medium, then A number, position of object is less than position of the image, is less than position of the image. B number, size of object is less than size of image. C number, position of image shifts horizontally. Position of image shifts horizontally. ओके, उतारो। हिंदी वाले, जब वस्तु विरल माध्यम में हो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो तथा प्रेक्षक सघन माध्यम में हो, तब वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति से कम होता है। अर्थात प्रतिबिंब नीचे धंसा हुआ प्रतीत होता है, नीचे धंसा हुआ प्रतीत होता है। बी नंबर, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा होता है। सी नंबर, प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से विस्थापित होती है। प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से विस्थापित होती है। यानी आपके यहां तक समझ गए। इस दोनों का फिगर बना देते हैं। अब मिटाता हूं इसको। पॉज करो, जो नहीं लिखे हो पॉज करो, पॉज करके यहां तक लिखो।
चलिए देखिए पहला नंबर का फिगर। ये रेयर मीडियम है, रेयर, और ये डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका म्यू है, ये हवा मान लो, रेयर में क्या है, हवा है, 1 होता है। अगर कोई दूसरा रहेगा तो फॉर्मूला में रिलेटिव होता है यूज। अब ऑब्जर्वर यहां पर है, कहां पे है, रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु। तो इसका जो इमेज है, कोई सोचेगा यहां पर दिखता है, नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, और जितना बड़ा ये है उससे छोटा दिखाई देगा, स्मॉल दिखाई दिया, छोटा। साइज इसका बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का, और ये इमेज है, इमेज है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो क्या क्या बात देखें, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और प्रेक्षक, ये ऑब्जर्वर हुआ, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, इसको क्या कहते हैं, देखने वाला। ये दोनों शब्द के बदले प्रेक्षक बोल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, संघन, डेंसर मतलब संघन, रेयर मतलब विरल। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तब पहला बात लिखा है तुमको, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यहां जो देखेगा इतना दूर पर दिखाई दे रहा है, वस्तु की स्थिति ज्यादा होता है प्रतिबिंब की स्थिति से, यही लिखा है। प्रतिबिंब इतने नजदीक आके दिख रहा है तुमको, लेकिन वस्तु ज्यादा दूरी पर है। पहला बात खत्म। दूसरा बात, साइज जो है, साइज जो है वस्तु का बड़ा, इमेज का साइज छोटा दिखता है। तीसरा बात, एकदम ये यहां पर बनना चाहिए इस तरह से, लेकिन थोड़ा हॉरिजेंटली शिफ्ट कर जाता है, समझ में आ गया, हॉरिजेंटली शिफ्ट कर गया, परफेक्ट इसके सामने में नहीं बना, थोड़ा इधर बना। ये सब बातें होती है जब हम लोग रेयर से डेंसर में रखे वस्तु को रेयर से देखते हैं। तो नोट कर लो, पहला नंबर का ये फिगर हो गया, पॉज करो, फिगर उतार लो। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं, दूसरे नंबर का फिगर। इस बार ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना है, सॉरी डेंसर ना, ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखना है। ऑब्जर्वर कहां रहेगा, डेंसर मीडियम में।
ये मान के चलो ये रेयर मीडियम है। क्या है ये रेयर? ऊपर ऐसा मीडियम है जो इससे ज़्यादा डेंसर है, ये डेंसर है, ठीक है। यहां पर अब तुमने आंख लगाया, ऑब्जर्वर हो गया, मतलब प्रेक्षक देखने वाला डेंसर में है, और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर हो गया ये ऑब्जेक्ट, ओ से दिखा रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। तो इसका इमेज है यहां बनेगा, ये जरूरी नहीं है। ऊपर बना था ना उस केस में, इस केस में नीचे बनेगा और थोड़ा हॉरिजेंटली शिफ्ट होगा। जितना बड़ा ये था उससे बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वो था उससे बड़ा बनेगा। तो वही बात लिखे हैं इसमें भी, समझ में आ गया। इसमें ये लिखे थे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इमेज के पोजीशन से कम होता है, पहला बात। दूसरा बात, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से कम होता है, ये इमेज हो गया। पहला बात क्या बताए थे? ऑब्जेक्ट का पोजीशन इमेज के पोजीशन से कम होता है तो कम है। दूसरा बात बताए थे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से कम होता है तो कम है, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट भी करता है। तो चीज़ें समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करो, दूसरा नंबर फिगर उतारो। अभी ये सब नहीं उतारना, उतार लिया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर। फार्मूला फॉर एपरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल मीडियम। एपरेंट डेप्थ का फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। सिंगल मीडियम था, देखने वाला रेयर में, और ऑब्जेक्ट कहाँ? डेंसर में। या देखने वाला डेंसर में, ऑब्जेक्ट कहाँ? रेयर में। दोनों में एक ही फार्मूला लगता है। अब है फार्मूला फॉर एपरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल मीडियम। मल्टीपल मीडियम मतलब होता है बहुत सारा माध्यम। जैसे सपोज डैट, देखिए इसी चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर कोई और मीडियम है, इस जगह कोई और मीडियम है, इस जगह कोई और मीडियम है। देखने वाला मानो यहाँ पर है, इसका थिकनेस T1 मान लो, इसका जो थिकनेस है T2, इसका जो थिकनेस है ये T3। ऑब्जेक्ट को रखे, ऑब्जेक्ट इमेज मान लो कहीं पर बनेगा, ये इमेज बना इसका। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। तब क्या होगा? पहले तो सिंगल मीडियम था, एक ही जैसा मटेरियल भरा रहता था जिसका पूरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता था। अब आधा कुछ है आधा कुछ है। मानो नीचे पानी है, तेल डालेंगे ऊपर चलाएगा, उससे भी कम डेंसिटी वाला तेल डालेंगे वो ऊपर हो जाएगा। यानी बहुत सारे मीडियम हैं। तब एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए कहेगा, हाई लेवल्स के क्वेश्चंस में ऐसा सब पूछता है। तब आप कंफ्यूज नहीं करना, बहुत आसान है, जो मैं तुम्हें चुटकी में बता देता हूं। तो हिंदी वाले लिख लो, तीसरा नंबर का हिंदी। बहुल माध्यम में, मल्टीपल मतलब बहुल, मतलब एक से ज्यादा माध्यम है। बहुल माध्यम के लिए, बहुल माध्यम के लिए
आभासी गहराई के लिए सूत्र, आभासी गहराई के लिए सूत्र। तो देखिए क्या होगा। ठीक है, यही चीज का फिगर बना दिए हैं ऊपर में। इसी का तीसरा नंबर का फिगर कहाँ है? ऊपर में। अब हमको हेडिंग लगा लिया, तीसरा नंबर मिटाऊंगा इसको। तीसरा नंबर का हेडिंग लगा लिया, फार्मूला फॉर एपरेंट डेप्थ फॉर मल्टीपल मीडियम। ठीक है, मिटा देता हूं। तो देयर आर मल्टीपल मीडियम विच refractive index mu1, mu2, mu3. When object are placed at the bottom, then its virtual image is formed at this position. Let तो अब इसका apparent depth कितना होगा, इसका फॉर्मूला निकालना है। ये है apparent depth। एक्चुअल डेप्थ कितना है? T1, T2, T3। T1 यहाँ से यहाँ तक कितना है? T1, फिर ये यहाँ से यहाँ तक T2, फिर ये यहाँ से यहाँ तक T3। इट इज द एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कितना? T1, T2, T3। T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड इट इज द एपरेंट डेप्थ। तो बच्चा पार्टी कुछ नहीं करना है, एपरेंट डेप्थ को ए से दिखाए थे, उसका क्या फार्मूला था? एपरेंट डेप्थ T बाय म्यू। क्या फार्मूला था? T बाय म्यू। जब एक मीडियम था, एक ही तरह का था, बहुल मीडियम नहीं था, बहुत सारे माध्यम नहीं था, एक ही तरह का मीडियम था, तब एपरेंट डेप्थ का फार्मूला निकाले थे T बाय म्यू। T इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीन्स दैट रियल डेप्थ। A is the apparent depth and mu is the refractive index of denser medium where object is placed. But in these conditions there are three medium of refractive index respectively mu1, mu2 and mu3। तब हम लोग कैसे निकालेंगे एपरेंट डेप्थ? बिल्कुल आसान है। एपरेंट डेप्थ ए का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले T1 के लिए निकाल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 यूज हो जाएगा, प्लस T2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 प्लस T3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3। चीजें बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मीडियम देगा भी तो फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पहला मीडियम का थिकनेस ले लो, जो फॉर्मूला होता है T1 बाय म्यू1, फिर दूसरे के लिए T2 बाय म्यू2, फिर तीसरे के लिए T3 बाय म्यू3। क्यों? इसके कारण से भी एपरेंट डेप्थ हुआ होगा, इसके कारण भी हुआ होगा, इसके कारण भी हुआ होगा, ओवरऑल सब तो ऐड भी होगा ना, इसलिए इसका फॉर्मूला यही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो और लिखो। पॉज किया और उतारो। अब चलिए सेकेंड वाला एपरेंट शिफ्ट, मतलब ये जो है इसको एपरेंट शिफ्ट कहते हैं। एपरेंट शिफ्ट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला फॉर एपरेंट शिफ्ट फॉर मल्टीपल मीडियम। हिंदी वाले बहुल माध्यम के लिए, बहुल माध्यम के लिए आभासी विस्थापन, आभासी विस्थापन के लिए सूत्र, आभासी विस्थापन के लिए सूत्र। ओके, समझ में आ गया? मिटाता हूं, यहां पे फॉर्मूला भी मिटा देता हूं। दूसरा नंबर तुम लोग हेडिंग लगा लिया क्या? बहुल माध्यम के लिए आभासी विस्थापन के लिए सूत्र।
ओके, तो आइए, इट इज द आभासी गहराई था ये, बट अभी हमको निकालना क्या है, आभासी विस्थापन, एपरेंट शिफ्ट। इट इज द एपरेंट शिफ्ट विच इज डिनोटेड बाय एस, और यू नो फॉर्मूला फॉर एपरेंट शिफ्ट फॉर ए होमोजीनियस मीडियम, एक जैसा मीडियम रहता था, तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस मीडियम है, नहीं एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप का मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, सेम है, फिगर वही है। अब एस निकालना है, तो एपरेंट शिफ्ट इसके कारण भी हुआ होगा, इसके कारण भी हुआ होगा, इसके कारण भी हुआ होगा, तो ऑब्वियसली है यहां पर एपरेंट शिफ्ट में भी सबको जोड़ देंगे, एपरेंट शिफ्ट के लिए भी सबको जोड़ देंगे, मीन्स डैट एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू, यू कैन राइट, पहला रियल डेप्थ ले लिए T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1 प्लस दूसरे के लिए T2 1 माइनस 1 बाय μ2, फिर तीसरे के लिए T3 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ3। तो फिजिक्स इज वेरी इजी, बहुत आसान है, समझ सकते। क्या सर ये सब का प्रूफ भी होता है? फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, होता है तो अब इसलिए जोड़ देंगे ही, ज़्यादा बड़ा कोई थ्योरी नहीं लगता है। जो चीज़ को हम लोग चुटकी में सीख सकते हैं उसमें ज़्यादा एलोंगेट करने से कोई फायदा नहीं है। 15-15 चैप्टर पढ़ाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही चैप्टर में अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर होल सिलेबस कंप्लीट करना असंभव हो जाएगा। इसलिए ये सब आप लोग को बता दिए, कुछ नहीं होता इसका प्रूफ, बहुत आसान होता है, यही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो समझ में आ गया? तो ठीक है, इसको नोट करो, फिगर बना लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। ये अब समझोगे तभी बहुत सारे लाइट के फिनोमिना के बारे में आप समझ सकते हैं। तो ध्यान देना है प्लीज, अटेंशन प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण, क्रांति जैसे किसी के लाइफ में क्रांति होता है। पहले गरीब था, अचानक वो नौकरी लग गया, अमीर बन गया, तो एक क्रांति आया। पहले दाने दाने के लिए मोहताज था, अब उसके पास बहुत पैसा हो गया। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा हरित क्रांति, पहले गेहूं का उपज कम होता था, अचानक उपज बढ़ गया, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रांति। तो वो उसी टाइप से एंगल में है। देखिए क्यों नाम पड़ा इसका क्रांतिक। व्हेन, ध्यान से देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन at particular angle of incidence, then at particular angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree, then such type angle of incidence is called critical angle. It is denoted by, in your NCERT book, I
सबस्क्रिप्ट सी, आई देके छोटा सा सी, सबस्क्रिप्ट सी। हिंदी वाले लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर से सुनना, जब कोई प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब किसी खास आपतन कोण पर, किसी खास आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होती है तो उस प्रकार के आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। उस प्रकार के आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे आई सबस्क्रिप्ट सी, मतलब आई छोटा सा नीचे सी, आई सी द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, ध्यान से समझना। जब कोई प्रकाश के किरण कहां से जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तभी क्रिटिकल एंगल संभव है, अदरवाइज क्रिटिकल एंगल संभव नहीं है। क्यों ऐसा होता है? डेंसर से जब रेयर में जाता है तभी रे नॉर्मल से दूर भागता है। अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर आएगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, भागते भागते तब तो 90 डिग्री बनाएगा किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ध्यान से देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है। ये डेंसर मीडियम है और ऊपर ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है अभिलंब। मानो ये फर्स्ट रे आया, इंसिडेंस किया I1 एंगल पर, अब ये किधर जाएगा? जाना तो चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगा, रेयर से गया, डेंसर से गया, रेयर में माहिर हो चुके हैं, नॉर्मल से दूर भागा। ओके, तो इसका रिफ्रैक्शन एंगल मानो R1 हुआ। अब दूसरा रे को जब मैंने भेजा तो इसको एकदम सीधे ऐसे जाना चाहिए था, नहीं जाएगा, यह भी नॉर्मल से दूर गया। इस दूसरे रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, तो रिफ्रैक्शन एंगल R2। अब क्या कर रहे हैं, जैसे 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 यहाँ था तो कम झुका नॉर्मल से, अब ज़्यादा एंगल बनाया, अब और एंगल बना दिए यहाँ पर, मानो I3, क्या बना दिए? I3। तो ये और झुक के इधर चला गया, यानी इसके सरफेस के लॉन्ग चला गया, और उस समय यह 90 डिग्री बना दिया। कितना बना दिया? ये 90 डिग्री बना दिया R3। जब अब यह 90 डिग्री अपवर्तन कोण बन गया, R = 90 डिग्री, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। सुनना डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किसी खास आपतन कोण पर, खास ये है I3, किसी खास आपतन कोण पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है,
तब इस खास आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान देना। When ray of light goes from denser medium to rare medium, then at a particular angle of incidence means I3, particular angle of incidence here, particular angle of incidence I3, angle of refractions R3 becomes 90 degree, then such type of angle of incidence is known as critical angle। समझ गया? तो ये था तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। अब स्नेल्स लॉ फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल का नियम। ओके, तो स्नेल्स लॉ लगाइए। I1 I2 ये सब तो क्रिटिकल एंगल नहीं था। क्रिटिकल एंगल के रिस्पॉन्सिबल कौन है? I3। तो ये सब रे समझाने के लिए दिखाए हैं, ओनली ये रे जरूरी था। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, उसी का एंगल साइन के साथ I3 का या IC का दिए, बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मतलब रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन एंगल इसका कितना है? R3 90 डिग्री, साइन IC म्यू आर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, साइन 90 बिकम्स 1। सो साइन IC इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। तो साइन को उधर लेके चले गए तो साइन इनवर्स हो गया म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू आर बाय म्यू डी इट इज द फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। यानी इस फॉर्म में भी क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होगा। ये ज्यादा जनरल है, ये ज्यादा जनरल है। इसी चीज को साइन इनवर्स, यानी ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। इसी चीज को ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। अब साइन इनवर्स रिवर्सिबिलिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पालन करता है, देखे थे हम लोग। तो इसको व्युत्क्रम किए 1 बाय नीचे, तो देखो यहां पर भी चेंज किए। ये d ऊपर था तो d नीचे चला आया, r नीचे था तो r ऊपर चला गया। इसको 1 बाय इतना भी लिख सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, बट ज्यादातर तुम्हें यही बता के लोग निकल जाता है, जिससे हाई लेवल के प्रॉब्लम में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये कंडीशंस पर आधारित है, नॉट ए जनरल, बट ये पॉपुलर फार्मूला है। ये पॉपुलर फार्मूला है, नॉट जनरल। जनरली एक्चुअल में होता क्या है ना, रेयर मीडियम एयर मान लिया जाता है, नहीं भी हो सकता है एयर। आपको बताए थे रेयर डेंसर आर रिलेटिव टर्म, ना कोई रेयर होता है ना कोई डेंसर होता है। किसी के रिस्पेक्ट में कोई रेयर होता है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई डेंसर होता है। जैसे ना कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई गरीब कोई अमीर होता है। नहीं बताए थे, डिस्कशन किए थे, आप देखो पीछे वीडियो। इफ रेयर मीडियम इज एयर, अगर विरल माध्यम हवा है, हवा जब रहेगा तो म्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना? 1। तो यहां पर म्यू आर अगर 1 हो जाता है तब तो म्यू डी ही बचेगा केवल। तो इस म्यू डी को म्यू कर दिए, क्या कर दिए? म्यू कर दिए। यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है ही नहीं, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कहा। यानी म्यू डू जिसको, अगर तुम इसको 1 मान लिए कि हवा है, तो म्यू डी को तुम म्यू कहो, कहे हैं ये।
यानी आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर का मान 1, म्यू डी को हम लोग म्यू कह दिया इस सिचुएशन में। यानी इट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। क्या फॉर्मूला होगा? क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/म्यू। अब सोचना, इट इज नॉट ए जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला का बात करें, ये तीनों में से कोई या ये फॉर्मूला, तो कौन ज्यादा जनरल है? तो ये तीनों में से कोई ज्यादा जनरल है। ये एक कंडीशंस वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको विश्वास हो जाएगा कि रेयर मीडियम एयर है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बट इट इज द पॉपुलर फार्मूला, लेकिन यह पॉपुलर फार्मूला है। क्रिटिकल एंगल की बात जब आती है तो यही वाला फार्मूला 99% केस में 90% केस में यूज होता है। बट जेई, नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग सबका एग्जाम जो होगा उसमें फंसाने के लिए जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये भी पढ़ा दिया मैंने, इसी से आया ये सब एक ही है। ध्यान से देखिए तो सब एक ही है। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल समझ गया। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का मान 90 डिग्री हो जाता है, नहीं तो उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो उसके लिए कंडीशन है कि डेंसर से रेयर में ही जाना चाहिए। अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की ओर झुकेगा, तो कभी भी 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल नहीं हो सकता है। इसीलिए पूछेगा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्रिटिकल एंगल। देयर आर बेसिकली two conditions are critical angle. First, ray must be goes from denser to rare medium, and second angle of refractions is equal to 90 degree. For critical angle के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस का मान 90 डिग्री होनी चाहिए और एंगल ऑफ रे को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। ये दो कंडीशंस है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल के बारे में कुछ नोट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लिखिए, ये तो देखो एक नोट पॉइंट लिख रखा है। नोट पॉइंट पहला, तुम देखो म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल घटेगा। म्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, म्यू बढ़ेगा तो ये वाला टर्म घटेगा। चूंकि ये 2 रहेगा तो इसको आधा कर देगा, ये 4 रहेगा 0.25 कर देगा। ये जब घटेगा इसका मतलब ये थीटा है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का मान घटेगा, ये थीटा एंगल जो है ये घटते जाएगा। देखो यार, अरे बाबा इसको समझते हो ना, ये थीटा है, इसका आंसर क्या होगा? ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री साइन इनवर्स के साथ ये थीटा है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो इस चीज को थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 कहेंगे ना। तो यानी ये 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री। यानी ये जो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है ये क्या है? 30 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री है। इसका मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स उसके साथ कोई नंबर हो तो वो एंगल होता है डिग्री में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ऐसे भी हम कोई
नेटा चुनने वाला बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि ये सारे बच्चे जानते होंगे जो मेरे पास पढ़ता है। तो देखिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा इसका मतलब ये घटेगा, यानी थीटा का मान घटेगा। बच्चा पार्टी, जब थीटा का मान घटेगा, थीटा का मान जब घटेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। अब 0 से जैसे जैसे साइन बढ़ते 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 90 तक जाएगा, 90 पर क्या जाके 1, यानी जैसे जैसे 0 डिग्री 10 डिग्री तो साइन थीटा का और वैल्यू बढ़ेगा। इसे ही होता है नहीं, इसीलिए कहते हैं हम लोग द क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नहीं। तो पहला बात लिखिए हिंदी वाले, तुम लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट कर लो, फिर नोट पॉइंट पर आना। पहला बात लिखो, वीडियो पॉज किए लिखो, हट जाते हैं, वीडियो पॉज करो लिखो, यहां तक लिख लिया। द क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी वाले, क्रांतिक कोण सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, आई सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहां क्या लिखे हैं देखिए, फॉर टू कंडीशन और मीडियम, दो माध्यम या शर्तों के लिए, दो माध्यम का कंपेयर जब होगा उस सिचुएशंस में क्या करेंगे। देखिए ये कैसे आता है, क्योंकि रोज यूज कर रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन तुम समझो इसका मैकेनिक्स ये कैसे आता है। आई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, आई सी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, एनीथिंग कोई कांस्टेंट 1/μ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दो कंडीशंस के लिए लेना चाह रहे हैं, तो फॉर फर्स्ट मीडियम, पहला मीडियम के लिए लिखे तो आई सी इज इक्वल टू के इंटू 1/μ, पहला क्रांतिक कोण, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकेंड मीडियम, अगर दूसरा मीडियम के लिए लें तो साइन क्रिटिकल एंगल टू के कांस्टेंट तो एक जैसा होगा 1/μ2, इक्वेशन सेकेंड ले लिए। अब फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकेंड से, यानी यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट को डिवाइड कर दिए किससे? सेकेंड से। तो फॉर टू कंडीशंस डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, आई सी वन, आई सबस्क्रिप्ट C1 बाय आई सबस्क्रिप्ट C2 इज इक्वल टू, डिवाइड करो, के ने के को कैंसिल कर दिया, 1/μ1, डिवाइड करेंगे इससे 1/μ1 से, तो μ2 ऊपर चला जाएगा बाय 1, यानी आई सबस्क्रिप्ट C1 बाय आई सबस्क्रिप्ट C2 इज इक्वल टू μ2/μ1। इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। कब? दो कंडीशंस है, पहला मीडियम फिर दूसरा मीडियम, दो माध्यम के लिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो कभी भी प्रोपोर्शनल का रिलेशंस, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उस सिचुएशंस में जो ऐसा लिखते हैं हमेशा, उसके पीछे का यही मैथमेटिक्स है। इतना बार बार लिखना सही नहीं है।
अगर नोट करके ये उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्रिटिकल एंगल के लिए नोट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े। अब सेकेंड देखिए, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। हिंदी वाले लिखेंगे क्रांतिक कोण प्रकाश के वेग का समानुपाती होता है। अब देखिए वो कैसे होता है, बोलने से नहीं होगा। हम लोग ये देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C/V होता है। चूंकि ये होता है इसलिए म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख सकते हैं। चूंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब बट, और ये भी हम लोग जानते हैं कि साइन IC बराबर 1/μ, लिए म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, यानी ये फिर लिख सकते हैं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन क्रिटिकल एंगल का। इसका मतलब यहाँ भी म्यू यहाँ भी म्यू, ये दोनों बराबर, तो ये और ये भी बराबर, ये और ये एक जैसा है तो ये और ये भी एक जैसा होगा, यानी 1/sin IC प्रोपोर्शनल होगा 1/v का। तो अगर उल्टाएंगे इधर तो इधर भी उलट जाएगा, तो sin IC उलट गया भी। फॉर टू कंडीशंस, एक अभी करके दिखाए दे टू कंडीशंस के लिए, उसी तरह से करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए sin IC 1/sin IC 2 इज इक्वल टू V1/V2। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तीसरा बात लिखे हैं, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। हिंदी हुआ इसका, क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है, का समानुपाती होता है। देखिए कैसे होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा ज़्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लैम्डा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होता है? वेवलेंथ। आंसर है रेड कलर का, इसलिए रेड कलर का ज़्यादा लैम्डा है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। वायलेट कलर का लैम्डा कम है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। बट म्यू, अभी तुरंत ये भी जानते हैं हम लोग, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin IC। एक और दो से ये बराबर, तो ये दोनों फिर बराबर हो गया, ये और ये भी बराबर हो गया। उल्टा दो तो यहाँ भी उलट जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका? लैम्डा का। फॉर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस के लिए लिख सकते हैं जैसे लिखते आ रहे हैं, sin IC 1/sin IC 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। इसका मतलब लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होता है? कौन सा रंग का? तो आंसर है लाल रंग का। आपको पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। लैम्डा लाल रंग का ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी किसके लिए ज़्यादा होगा? लाल रंग के लिए। बैगनी का लैम्डा कम होता है, कितना होता है बैगनी का? 3900 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम। और रेड का कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल एंगल इज मोर, क्रिटिकल एंगल मोर होता है फॉर रेड
एंड लेस फॉर वायलेट। लिखो हिंदी में, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण कम होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेमडा यानी वेवलेंथ रेड कलर का ज़्यादा बड़ा होता है किससे, वायलेट से। जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल एंगल भी ज़्यादा होगा। ICR क्रिटिकल एंगल लाल का बड़ा होता है, IC भी क्रिटिकल एंगल वायलेट का। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल एंगल इज डिपेंड्स अपॉन पेयर ऑफ मीडियम। लिखो, क्रांतिक कोण, हिंदी में क्रांतिक कोण जोड़ा माध्यम पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण जोड़ा माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कहने का मेरा मतलब, वाटर है डेंसर, रेयर है एयर, तो क्रिटिकल एंगल हुआ। अगर वाटर है डेंसर और कोई दूसरा मीडियम है तो क्रिटिकल एंगल अलग हो जाएगा। यानी केवल एक मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा जोड़ा मीडियम पर। ध्यान से समझना। एक बार ले लेते हैं वाटर ले लिए, डेंसर हो गया, ऊपर एयर ले लिए, रेयर हो गया। इसके लिए क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। अगर एयर हटा के कुछ और मीडियम रख दें, वो भी रेयर ही है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल फिर उसका अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन्स दैट क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडियम एंड नॉट ए सिंगल मीडियम। ओके, जिसका फार्मूला होता है, इसीलिए तो पेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगा है। हम लोग एयर के लिए केवल निकाले थे, बाद में कंडीशन लगाकर, तब आया था sin IC = 1/μ। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज यूजेज फॉर क्रिटिकल एंगल। इन conditions, if air medium is air, then you can use sin critical angle, critical angle के लिए आप यूज कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ, केवल म्यू। बट ऑल कंडीशंस, और जो कंडीशंस जो होगा वो सब कंडीशंस में आप नहीं यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही यूज करना होगा। ठीक है, कुछ अप्रॉक्सीमेट डाटा, नॉट ए परफेक्ट, ये लगभग लिया जाता है सब डाटा, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आप यही लिखोगे। फॉर वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 48.34। केवल वाटर बोल दिए सर, दो मीडियम नहीं कुछ है तो एयर है। क्या है? एयर। अगर बोल रहा है तब कोई ना कोई मीडियम है, नहीं कुछ बोला है, बोले हैं, इसका मतलब एयर और वाटर सरफेस रहेगा, पेयर रहेगा मीडियम का, तब होता है क्रिटिकल एंगल कितना? 48.34 डिग्री। फॉर ग्लास, केवल ग्लास नहीं, ग्लास लिख सकते हैं वाटर एयर, वाटर एयर के लिए यहां ये होगा ग्लास एयर के लिए, और यहां पर डायमंड एयर, डायमंड और एयर का सरफेस होगा तब। तो ग्लास एयर, वाटर एयर का रहेगा तो 48.34, अगर ग्लास एयर है तो 41.14, अगर डायमंड एयर है तो 24.42। कोई अगर तुम्हें कह देगा कि वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना है तो यह जवाब नहीं देना, गलत होगा,
ये वाटर एयर सरफेस, चूंकि डिपेंड करता है पेयर ऑफ मीडियम पर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वाटर एयर सरफेस का ये होता है, ग्लास एयर सरफेस का ये होता है, और डायमंड एयर सरफेस का 24.42 डिग्री होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए समझ ही गया होगा। और भी तुमको हम कुछ कंडीशंस बताते हैं। पॉज करके लिख लेना। अब अगला देखिए, कितना हुआ था? 8। क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली proportional टू टेम्परेचर। ठीक है, ऑफ द मीडियम। हिंदी हो गया क्रांतिक कोण माध्यम के तापमान का समानुपाती होता है। बच्चा पाटे तुमको बताए थे, वी नो, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चा पार्टी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट करेगा, यानी डेंसिटी घटेगा, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। यही कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है और टेम्परेचर घटाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। आपको बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड अदर वेवलेंथ। वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता था और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता था। तो ये पीछे तुमने पढ़ा है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बट अभी तुरंत सीखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह ऐसा क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन मान लो इसको सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बारिश होने लगी तो ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, यानी 1/sin IC, C सबस्क्रिप्ट होता है, 1/टेम्परेचर। तो ये ऊपर लेके चले गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो समझ में आ गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का। फॉर टू कंडीशन और मीडियम, 2 माध्यम या शर्तों के लिए बताएंगे। डायरेक्ट लिखेंगे sin IC1/sin IC2 इज इक्वल टू T1/T2। तो समझ में आ गया। अगला ये कंडीशंस है कि लिख देते हैं 10 नंबर। फॉर क्रिटिकल एंगल रे ऑफ लाइट must be
goes from denser to rare medium। हिंदी हुआ इसका क्रांतिक कौन के लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, तभी क्रिटिकल एंगल होगा। 10 नंबर नहीं, जब भी जाएगा तो डेंसर से किस में, रेयर में, तभी तो नॉर्मल से दूर भागेगा और कभी रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो सकता है। 11 नंबर, फॉर क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, यह होता है चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पर अब कोई भी सवाल आएगा तुम्हें, सारा सवाल तुमसे आसानी से बन जाएगा। सो मच इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट फॉर योर गोल, फॉर योर एम। ओके, तो वीडियो को पॉज करो, लिखो। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको बताए थे क्रिटिकल मामला है, क्रिटिकल एंगल का क्यों है, अब समझ में आएगा तुमको। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग ये जानते हैं कि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो फिर से सुनना, आप लोग ये जानते हैं कि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है या नॉर्मल से दूर भागता है। ये सुने हैं कि जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में लौट जाएगा, ऐसा नहीं सुने। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं सुने हैं, लेकिन आज टॉपिक क्या आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज तक तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए एक्चुअल में होता क्या है। देखिए कोई रे गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या है, आई का मान कम है, किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से आई तभी होगा जब ये सरफेस को टच करते निकलेगा, यानी आर 90 डिग्री बनाएगा, और आर भी क्या है, लेस देन 90 है। अब इस सिचुएशंस में थोड़ा सा इसको और तिरछा किए, और जब तिरछा किए तब ये आर 90 डिग्री बना के इधर चला गया। इसका मतलब यहाँ पर जो आई है यही है क्रिटिकल एंगल, ध्यान देना। और ये आर हो गया इस स्थिति में 90 डिग्री। अच्छा अब इससे भी थोड़ा ज़्यादा झुका देंगे तो क्या होगा, रे बाबू यहाँ नहीं जाके इसी मीडियम में लौट जाएगा।
ध्यान से देखो, गाड़ी चलाए, बालू वाला जमीन से पक्की रोड पर स्पीड पकड़ा, मुड़ गया। ज़्यादा तिरछा से जब जाएंगे तो और ना ज़्यादा मुड़ जाएगा, और एकदम यह मीडियम है और एकदम पूरा तिरछा जाएंगे तो गाड़ी एकदम पलटी इधर घूम जाएगा। घूमेगा कि नहीं? गाड़ी चला के देखना, पक्की रोड, उधर बालू वाला रोड, गाड़ी सीधे दे दो बिना डेविएशंस का, सीधे चला जाएगा। नॉर्मली जब रे आता है तो वो सीधे चला जाता है, उसमें कोई डेविएशंस नहीं होता, ना ही रिफ्लेक्शंस होता है उसका। थोड़ा तिरछा देते हैं तो थोड़ा मुड़ जाता है। ऐसे ही देखो, दोनों चक्का है, ये आ गया बालू का सतही है, गया गया ये चक्का जाम किया, बस मुड़ गया नॉर्मल की ओर। अब थोड़ा और झुका के देंगे, और ज़्यादा मुड़ जाएगा। अब बालू में ऐसे चक्का गया कि इसको मोड़ दिया, इधर लौटा दिया। ठीक है, गाड़ी के केस में भी ऐसा हो सकता है, लाइट के केस में भी होता है। अगर किसी भी रे को क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल यहाँ है, इससे थोड़ा और ज़्यादा झुका करके अगर भेजोगे तो वह उस मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में लौट जाता है। एज लाइक ये सरफेस मिरर की तरह रोल करने लगा, जितना एंगल से गया उतना ही एंगल बनाकर ये लौट गया। यानी क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ कि रिफ्लेक्शन? आंसर है रिफ्लेक्शन, परावर्तन हुआ। तो पूरा नाम इसका क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि रे इसी मीडियम में लौट गया, इसी का मतलब रिफ्लेक्शन। इंटरनल मतलब आंतरिक, आंतरिक सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, इसीलिए हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल क्यों दिया? टोटल इसलिए दिया कि अगर यहां पर मिरर है, क्या लगे? मिरर, और रे भेजोगे, भेजे रे फिर लौटेगा, ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है। यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ। यहां लाइट का जो एनर्जी अगर 100% है तो कुछ परसेंट 2% ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ उधर चला गया, बाकी से रिफ्रैक्ट होता है। यानी एनर्जी लूज होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ रिफ्रैक्शंस में भी एनर्जी बर्बाद होता है। बट इन दिस केस, इस केस में टोटली एनर्जी अगर 100% दिए तो 100% ही एनर्जी तुम्हें मिलेगा। 100% अगर एनर्जी दिए तो 100% एनर्जी तुम्हें मिलेगा। इसलिए इसका नाम रखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ये टोटल एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है, मिरर भी नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि मिरर से इमेज बनाए, या यह कॉन्सेप्ट को यूज करके इमेज अगर बनाओगे या लाइट को मोड़ोगे, टोटल का टोटल रे रिफ्लेक्ट कर देता है, एनर्जी थोड़ा भी लॉस नहीं होता है। समझ में आ गया? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए इसका नाम पड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका बहुत यूज है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे। इसका नेचुरल एप्लीकेशन भरा पड़ा है, उसी को देख करके, उसी को नेचुरल प्राकृतिक एप्लीकेशंस, जैसे तुम्हारा मरीचिका है, ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत जगह यूज होता है, और रेनबो में भी यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का। इंद्रधनुष जो बनता है, तो बहुत सारे ये सब नेचुरल है, नाम बहुत सारा हो सकता है। उसके बाद कुछ जैसे पानी में हवा का बुलबुला चमकना, हीरा का चमकना, ये सब नेचुरल है। ऑप्टिकल फाइबर आदमी बनाया है। यानी एप्लीकेशंस जब पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन दो तरह का हम पढ़ाएंगे, एक नेचुरल एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे TIR का, और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो भगवान प्रकृति में मौजूद है पहले से, जो आदमी बनाया है, वो भी जो आदमी बनाया है उसको, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, उसको हम लोग आर्टिफिशियल एप्लीकेशन कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का, और जो नेचर में पहले से मौजूद है उसको नेचुरल एप्लीकेशन कहेंगे TIR का। तो तुम लोग समझ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए TIR क्या होता है, समझना। जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है,
जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर में मीडियम में जाता है। पहले रुको, लिखाई देते हैं, पढ़ देते हैं। यहाँ व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन if the angle of incidence is greater than critical angle, then ray of light totally reflect हो जाता है back, पीछे, in the previous medium, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में। सच फिनोमिना ऑफ लाइट का ये जो फिनोमिना है इज कॉल्ड, कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। TIR, T मतलब टोटल, I मतलब इंटरनल, R मतलब रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा, हिंदी बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब इस स्थिति में प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में, अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की ऐसे ही घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने 3 फिगर लिया, समझा भी दिया था पहले, क्या शायद समझा दिया है। पहले लिया कुछ एंगल पर, रिफ्रैक्ट किया, अब क्रिटिकल एंगल पर लिया, 90 डिग्री बना दिया, उससे ज़्यादा एंगल पर दिए थे, इसी मीडियम में लौट गया, यानी रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो गया। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इन दिस सिचुएशन इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ये ज़्यादा होना चाहिए। और रिफ्लेक्शन एंगल जो है, ये रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होगा, चूंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ओबे करेगा। समझ में आ गया। अब नोट पॉइंट इन दिस टॉपिक्स, इस टॉपिक के लिए नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखना चाहिए। कंडीशंस पूछेगा तो क्या कहना पड़ेगा कि रे को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन आप क्या बताइएगा, क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या बताइएगा, रिफ्रैक्शंस कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो लिखे हैं, पहला, फॉर TIR लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। फिर से सुनना, फॉर TIR लाइट मस्ट बी गोज
फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए संघनन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना होगा या जाना चाहिए। संघनन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन किसका? क्रिटिकल एंगल। हिंदी वाले, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए। लिख लो नीचे में, आई ग्रेटर देन आई सी, नीचे इस लिखे जो उसके नीचे। आगे तीसरा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। नीचे लिख लो, आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। हिंदी वाले, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। चौथा बात, सो मच इंपॉर्टेंट, चौथा और पांचवा सो मच इंपॉर्टेंट। इन TIR द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको R' से दिखाए। फिर से सुनना, इन TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस I ब्रैकेट में इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैकेट में R'। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के स्थिति में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के स्थिति में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होती है, परावर्तन कोण के बराबर होती है। एंड लास्ट फिफ्थ नंबर, TIR is the best reflection compared to reflection through mirror। सुनना, TIR is the best reflection compared to reflection through mirror, compared to रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। हिंदी हुआ,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हुए परावर्तन दर्पण के कारण हुए परावर्तन से अच्छा होता है, अच्छा होता है। समझ में आ गया? इसमें इस तरह से इसको नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के तैयारी करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना और एनर्जी आएगा बच्चा। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बेटर क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छा रिजल्ट दीजिए।